मीरा। अध्याय 11। डर। 2 महीनों की कड़ी मेहनत और समर्पण के बाद हमारे प्यारे दोस्त का सपना अब बस पूरा होने ही वाला था। कैफ़े कबीर का उद्घाटन बहुत शान से और कबीर निशा की शादी के ऐलान के साथ संपन्न हुआ। उस दौरान मैं निशा से मिली और हम जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। वह मिलनसार स्वभाव की खूबसूरत लड़की थी। उसे देखकर समझ आया कि कैसे कबीर को उससे इतनी जल्दी प्यार हो गया। उन खुशनुमा पलों में कबीर, निशा, विवान और मैं एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम हर सप्ताहांत कैफ़े कबीर में मिलकर अच्छा समय गुजारते। हालांकि कबीर और निशा उस जगह को सफल बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे, लेकिन वे हमारी दोस्ती के लिए भी समय निकाल ही लिया करते थे। वो समय मेरे लिए बहुत कीमती था और मैं जानती थी कि बाकी 3 लोग भी यही मानते थे। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें उतना नहीं जानती जितना कबीर को, लेकिन ये बात ज़रूर है कि तुमने उसे पूरी तरह बदल दिया है। एक शाम मैंने निशा से कहा, वह तुमसे बहुत प्यार करता है। कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि मुझे भी कोई ऐसा प्यार करने वाला मिले। मैं विवान के बारे में सोच रही थी। हम उसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। निशा ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ पर हाथ रखा। मीरा, स्वीट हार्ट, अपनी आंखें खोलो। मैं भी समझ सकती हूँ कि तुम विवान से प्यार करती हो। ये कोई सीक्रेट नहीं है। फिर तुम क्यों यह दिखावा कर रही हो कि तुम सिर्फ अपनी कहानी के लिए उसे चाहती हो? तुम्हारा दिल तुमसे कह रहा है कि उसे अपना साथी मिल गया है, कोई ऐसा जिसे दिल चाहता है। उसने कहा, मैं जानती हूँ कि प्यार में पड़ने का ख्याल उतना भी खूबसूरत नहीं होता, लेकिन विवान एक अच्छा इंसान है और मुझे लगता है कि तुम दोनों साथ में बहुत खुश रहोगे। मैं जानती थी कि वह सही थी। मेरे दिल में विवान के लिए बहुत प्यार था, लेकिन मैंने कभी उससे कुछ नहीं कहा था, सिवाय कुछ छोटे इशारों के। यहाँ तक कि पार्क में हुए उस किस के बावजूद भी हम कुछ और नहीं कह पाए थे। काश मैं उसे दिल की बात बता पाती। मैं फुसफुसाई। निशा के सामने यह कहकर बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था, लेकिन उसी समय मेरा खून किसी अनजाने डर से जमने लगा था। तो तुम अपना हाल उसे बता क्यों नहीं देती? ये तो साफ है कि तुम्हें उससे सच्चा प्यार हो गया है। मेरी फेवरेट कॉफ़ी लाते हुए कबीर ने कहा। मैंने कंधे उचकाए। लेकिन कबीर, अगर वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचता होगा तो? मुझे डर है कि वह मुझे ठुकरा देगा। कहते हुए मेरा चेहरा लाल हो गया। अपने दोस्त से ऐसी बात कह पाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मुझे और विवान को निशा के बारे में बताया था और सब कुछ अच्छा ही रहा था। मीरा, अगर तुम उसे प्यार करती हो तो उसे बता दो, कबीर ने जोर दिया। अगर तुम उसे बताने की कोशिश नहीं करोगी तो वो कभी नहीं जान पाएगा कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम भी कभी नहीं चाहोगी वह यूं ही तुम्हारे जीवन से चला जाए। क्या तुम चाहोगी? नहीं कबीर, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैंने तुरंत जवाब दिया। विवान दरवाजे से अंदर आता दिखाई दे रहा था। मेरी कहानी ऐसे मोड़ों से गुजरी थी जिसका कि मैं बस सपना ही देख सकती थी। विवान से मेरी पहली मुलाकात के बाद काफ़ी कुछ बदल गया था। कबीर की कहानी ने भी मुझे बहुत बदल दिया था। मैं भी अपने लिए ऐसा ही रिश्ता तलाश रही थी जैसा उसका और निशा का था। मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी और खुशियाँ साझा कर सकूं। मुझे हिम्मत जुटाकर विवान को बताना ही होगा कि मैं उसके लिए क्या महसूस कर रही थी। दिल की बात बताने के ख्याल से ही मेरे हाथ कांपने लगे। अगर वह मुझ पर हंस दिया तो क्या होगा? नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर वह मेरे बारे में वैसा महसूस नहीं करता होगा तो? मैं निश्चित नहीं थी कि मैं कभी उससे कह भी पाऊंगी कि मैं उसे कितना प्यार करती थी। लेकिन मैं यह भी जानती थी कि मुझ में अब अपनी भावनाओं को और दबाए रखने की हिम्मत नहीं थी। आधी रात हो चुकी थी जब मैंने अपना फ़ोन उठाकर विवान को मैसेज किया। मैं सो नहीं पा रही, क्या तुम भी जाग रहे हो? कुछ पलों बाद विवान ने मुझे एक कविता लिखकर भेजी। लोगों से नहीं, उनके दिमाग से, तूफान से नहीं, खामोशी से, जवाबों से नहीं, सवालों से,
परिणाम से नहीं, कारण से डर लगता है। सच्चाई से नहीं, सपनों से, पलों से नहीं, यादों से, झूठ से नहीं, सच से, मौत से नहीं, जिंदगी से डर लगता है। अंत से नहीं, शुरुआत से, अजनबियों से नहीं, अपनों से, नफरत से नहीं, प्यार से, दुनिया से नहीं, खुद से डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। उसकी सुंदर कविता की तारीफ करूं या चिंता करूं कि उसे क्या हो गया था। मैंने जवाब दिया, कल मिलते हैं। मैं फ़ोन हाथ में लिए ही सो गई, उसके जवाब के इंतज़ार में। अध्याय 12। अलविदा भी न कहा। अगली सुबह जागने पर मैं हैरान रह गई कि विवान का कोई जवाब नहीं आया था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वह ज़रूर सो गया होगा, तो मैं ही उसे फ़ोन कर लूँगी। जिस नंबर पर आप फ़ोन कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है, एक पतली सी आवाज़ ने बताया। कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। शायद कैफ़े कबीर खुलवाने और उसे सफल बनाने के रोमांच में वो फ़ोन बिल जमा करवाना भूल गया होगा, मैंने सोचा। मैं नहाकर तैयार हो गई। मैंने वही लंबी मुलायम स्कर्ट पहनी जो मुझे पता था कि विवान को पसंद थी। मैंने उसे दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से वही रिकॉर्डिंग सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या था। मेरा मन फिर से पिछली रात उसकी भेजी हुई उदास कविता पर चला गया। मैं उसका नंबर मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही रहा। आखिर मैंने कबीर का नंबर डायल किया। हेलो, उसने जवाब दिया। कबीर, विवान को कुछ हो गया है, मैंने एक झटके से कह दिया। उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया और अब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो शायद काम में बिज़ी होगा। मुझे यकीन है कि वह जल्दी ही तुमसे संपर्क कर लेगा। कबीर ने मुझे समझाते हुए कहा, चिंता मत करो। होप कि वो कर ले, मैंने कहते हुए फ़ोन काट दिया। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन विवान का कोई मैसेज या फ़ोन नहीं आया। अब कबीर को भी चिंता होने लगी थी और मेरी हालत तो पागलों जैसी ही हो गई थी। आखिरकार हमने विवान के बैंक जाकर पता करने का निर्णय लिया। गाड़ी में बैठकर सिटी बैंक पहुंचने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं बात करने की हालत में नहीं थी तो कबीर ने पूछा, क्या हम विवान से बात कर सकते हैं? उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा। उसने सिर हिलाया। उसके लंबे काले बाल आगे पीछे हिल रहे थे। मुझे खेद है मिस्टर विवान, अब यहाँ काम नहीं करते। उन्होंने 2 दिन पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में जोर का मुक्का मारकर मेरी जान ही निकाल दी हो। विवान ने सिटी बैंक के असिस्टेंट मैनेजर के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसने मुझे बताया भी नहीं कि वो इस्तीफ़ा देने वाला था। क्या आपको पता है कि वह अभी कहाँ काम कर रहे हैं? कबीर ने घबराहट में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने फिर से सिर हिलाया। मैं नहीं जानती कि वह कहाँ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो और कहीं पर काम कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैनेजर को कहते सुना था कि वह जा रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा था कि वह भाग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह लाइफ से बोर हो गए थे। मेरी सांस अटक गई और मेरे घुटने जवाब देने लगे। लड़खड़ाते हुए मैंने कबीर को थाम लिया। मैं अविश्वास से अपना सिर हिला रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि उसने सारी तैयारी की और हम में से किसी को बताया तक नहीं। मेरा शरीर, मेरा दिमाग सुन्न होता जा रहा था जब मुझे एहसास हुआ कि वह सच में भाग गया था। मैंने उसका नंबर कई बार मिलाया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या उसने गुड बाय कहना या कोई सफाई देना भी ज़रूरी नहीं समझा था? मैंने पहले तो हिम्मत दिखाने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि मैं इसे हावी नहीं होने दूंगी। यह विवान था और उसका सपना ही भाग जाना था। यह बात मुझे पहले दिन से ही पता थी जब मैंने उसे देखा था, लेकिन उसने कभी ऐसा हिंट नहीं दिया था कि वह सच में एक दिन उठेगा और निकल जाएगा। मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक पा रही थी कि न जाने कब से उसके मन में यह प्लान चल रहा होगा। क्या उसका हमेशा से प्लान था कि वह एक दिन गायब हो जाएगा? उसने मुझे कई बार बताया था कि वह ज़्यादा दिन तक एक जगह पर नहीं रह सकता।
क्योंकि उसे घूमना पसंद था। मैं जानती थी। तो जब एक दिन सच में वह अपना सपना पूरा करने चला गया था तो मुझे इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही थी। वह आगे बढ़ गया था मेरे बिना। हम किसी तरह खुद को संभालते हुए कैफ़े कबीर पहुँचे। कम ऑन मीरा, अब रो मत। कबीर ने देख लिया था कि मेरी आंखें भर आई थी। मीरा, हम सब जानते थे कि उसका पहला प्यार ट्रैवलिंग ही था, लेकिन चिंता मत करो, वह लौट आएगा। उसने हमसे गुड बाय कहना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं काउंटर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल टूट चुका था और बदतर तो यह था कि मुझे अभी से उसकी याद सताने लगी थी। कबीर ने मेरे कंधे थपथपाए। ओ मीरा, अपने आंसू मत बहाओ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि चुप हो जाओ, नहीं तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। कहते हुए उसकी आवाज़ भी लड़खड़ाने लगी थी। मैंने सिर उठाकर उसे देखा। तुम मुझे रोने से मना कैसे कर सकते हो? मेरा कलेजा मेरे शरीर से बाहर आ गया है। जिस दिन मैंने आखिरकार सारी हिम्मत बटोरकर उसे अपने दिल की बात बताने का फैसला किया, उसी दिन वह चला गया। मैं उसके बिना टूट जाऊंगी। मैंने वापस अपना सिर नीचे टिकाया और रोने लगी। मीरा, हम सब उसे याद करेंगे और तुम्हें उसे याद करने का पूरा हक है, कबीर ने सहारा देते हुए कहा। अभी बस हम यही कर सकते हैं कि खुद को काम में डुबा दें और उसके वापस आने तक उसकी यादों को अपने दिल में संजो कर रखें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका ट्रिप कितना लंबा था, लेकिन विवान के बिना अपनी ज़िंदगी का एक एक दिन मुझे बहुत लंबा लगने लगा था। उसकी खूबसूरत मुस्कान अब कभी मेरे दिल को नहीं सहलाने वाली थी। मैं काउंटर पर बैठी हुई थी और मेरे आसपास की दुनिया चरमराकर ढहने लगी थी। कबीर मेरे लिए कैपेचिनो ले आया। कम से कम तुम्हारे पास लिखने के लिए तुम्हारी किताब है। तुम खुद को उसमें बिजी कर सकती हो और हो सकता है उसके वापस आने से पहले तुम्हारा नॉवल ख़त्म हो जाए। क्या इससे उसे खुशी नहीं होगी? मेरा शरीर अभी भी सुन्न था और भीड़ भरे कैफ़े में मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं जानती थी कि अभी मेरी ज़िंदगी में करने के लिए काफ़ी कुछ था, लेकिन रह रहकर एक ही ख्याल आ रहा था कि अब वह सब साझा करने के लिए मेरे पास विवान नहीं था। अब मुझे फिर से उस जगह में खुद को फिट करना था जहाँ मैं उसके आने से पहले खुश थी। अचानक ही मुझे महसूस होने लगा कि कैफ़े की दीवारों में अब कोई जादू नहीं बचा था। जिंदगी या कहानी के लिए मुझ में अब कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। हर चीज़ मुझे विवान की याद दिला रही थी। अध्याय 13। कोरे पन्ने। ऐसा लगने लगा था जैसे विवान वहाँ कभी था ही नहीं। अभी भी कैफ़े में जब किसी के लिए ब्लैक कॉफ़ी सर्व की जाती तो मैं घूमकर देखा करती कि कहीं विवान तो नहीं आ गया था कॉफ़ी पीने। लिखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। कभी कभी अपना लिखा पढ़कर मुझे खूब रोना आता। मैं उस किताब पर अपनी उंगलियां फिराया करती जिस पर मेरा नाम लिखा था और कोशिश करती कि काश एक पन्ना लिखकर आगे बढ़ सकूं। विवान को खोने के बाद ही मुझे एहसास हुआ था कि मैं दुनिया में उसी को सबसे ज़्यादा चाहती थी। उसे वापस पाने के लिए मैं कुछ भी छोड़ने को तैयार थी। कबीर ने मुझसे कहा था कि मैं आकर तुमसे कुछ बात करूं। एक दिन निशा ने कहा। मैं एकदम अपनी कुर्सी से उछल पड़ी। मुझे उसके आने और वहां बैठने का एहसास तक नहीं हो पाया था। निशा, तुम ऐसा कुछ नहीं कह सकती जिससे विवान वापस आ जाए, मैंने उदासी से कहा। मैं खुद इस दुख से बाहर आकर इस कहानी को पूरा करना चाहती हूँ। उसने समझते हुए सिर हिलाया। फिर उसने इशारे से कबीर से अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम मंगवाई। उसने आह भरी। जिंदगी उतार चढ़ावों से भरी पड़ी है, उसने कहा। जो भी अनुभव आपको रास्ते में मिलते हैं उनसे आपको गुजरना ही होगा। कुछ लोग मिलते हैं हमें सबक सिखाने के लिए, जबकि कुछ लोग हमेशा हमारा साथ देने के लिए मिलते हैं, हर हाल में। मैं नहीं जानती कि विवान अब तुम्हें कभी मिलेगा या नहीं, लेकिन समय तुम्हारे टूटे दिल पर मरहम जरूर लगा देगा। मैं जानती हूँ कि ऐसा ही होगा, मैंने कहा, हालांकि मुझे उसके या अपने शब्दों पर कोई भरोसा नहीं था। निशा ने जोर दिया। जो तुम चाहती हो अभी उसी पर ध्यान दो।
यही वो समय है जब तुम सच में एक लेखक बन सकती हो। अब कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा ध्यान भटका सके या तुम्हारे काम को धीमा कर सके। लेकिन अगर मैं उससे कभी नहीं मिल पाई तो? मैंने आखिरकार अपने सबसे बड़े डर को बयां किया। निशा ने प्यार से मेरी बाह सहलाई। वह अच्छी दोस्त थी और मैं सोच रही थी कि कबीर से मिलने से पहले वह भी ऐसे ही दर्द से गुजर रही होगी। वह एक पल खामोश रही, फिर अपने शब्दों को इकट्ठा करते हुए बोली, मैंने सुना था कि अगर दो आत्माओं का मिलना लिखा है तो ब्रह्मांड किसी न किसी तरह उन्हें मिलवा ही देता है। यहाँ तक कि जब आप मिलने की सारी उम्मीदें भी खो दें तो भी कोई कड़ी होती है जो टूट नहीं सकती। वो दिखाते हैं कि हम कौन थे, कौन हैं और क्या बन सकते हैं। सारी उलझनों के बीच भी प्रकृति अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। विश्वास से भरे उसके शब्दों और लिखने की अपनी दृढ़ता के बावजूद मैं खुद को विवान के बिना आगे बढ़ने के लिए समझा नहीं पा रही थी। सच तो यही था, भले ही विवान ने अपनी पूरी कहानी कभी नहीं बताई थी, लेकिन उसने हमेशा मुझे इतना बताया था जिससे मुझ में उसे जानने की दिलचस्पी बनी रहे। विवान की कहानी में ज़रूर कुछ ऐसा था जो मुझे अपनी ही आत्मा का हिस्सा लगता था। यह मान पाना मुश्किल था कि वह चला गया था और उस पर ऐसी किताब पूरी करना जिसका मेन किरदार वही था, और उसके बारे में आए एक एक ख्याल से निपटना मेरे लिए मुश्किल था। हर पन्ना उसी की कहानी कह रहा था। मुझे हमारे बीच हुई एक बातचीत याद आ रही थी, जब उसने बताया था कि वह कहाँ जाना चाहता था। उसने समझाया, मैं घूमना चाहता हूँ, लेकिन इससे मेरा मतलब यह नहीं कि मैं टूरिस्ट बनना चाहता हूँ। मैं एक मुसाफिर बनना चाहता हूँ जो दुनिया को अपने नज़रिए से देख सके। मैं दूसरे देशों को देखकर उनका हिस्सा बनना चाहता हूँ। पहाड़ों पर चढ़ना, नदियों में तैरना, बीच पर घूमना, लाइब्रेरी में खो जाना, रहस्यों को खोलना और दूसरी जगह के लोगों की कहानियाँ जानना। मैं खुद से अलग लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग जिनसे मिलने पर मुझे खेद को ना बदलना पड़े। मैं चीज़ों को नई आँखों से देखना और नए कानों से सुनना चाहता हूँ। मैं घर पर पूरा नहीं लौट आना चाहता, बल्कि चाहता हूँ हर जगह पर मेरा एक हिस्सा रह जाए और इस तरह हर जगह का एक हिस्सा मेरे साथ भी चला आएगा। क्या इस तरह मेरी किताब खत्म होगी और विवान हमेशा की तरफ गायब हो जाएगा, बिना एक शब्द कहे या बिना अपना निशान छोड़े? मैं किताब को इस तरह खत्म नहीं करना चाहती थी, जिसका मेरे लिए ही कोई मतलब नहीं था। मैं इसका अंत किसी अचानक हुए नुकसान या ट्रेजेडी से नहीं करना चाहती थी। इस पल मैं बस दुनिया की सबसे अधूरी कहानी लिख रही थी। कोई नहीं समझ सकता सिवाय उसके कि मेरी कहानी अधूरी थी। ज़रा भी नहीं, विवान। मैंने कैफ़े से निकलते वक्त किसी से एक शब्द तक नहीं कहा। इन दिनों में ज़्यादा बात नहीं करती थी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मेरा हौसला, कुछ भी पूरा करने का मेरा आत्मविश्वास, सब ऐसा लगता था कि कहीं छिप गया था, बंद हो गया था। मुझे यह भी यकीन नहीं था कि मेरे सपने अभी भी मेरे अंदर कहीं छिप गए थे या विवान उन्हें भी अपने साथ ले गया था। मैं कार तक पहुंची और ड्राइव करना शुरू कर दिया। रास्ता वही था जिस पर मैं हज़ारों बार जा चुकी थी। ट्रैफिक पूरी तरह से ठसाठस था। सूरज डूबने जा रहा था और शाम के सिंदूरी रंग आसमान में ऐसे लग रहे थे मानो आग आसमान में डांस कर रही हो। सिंदूरी रंग के बीच नीले, गुलाबी और बैंगनी रंग मेरे ऊपर बिखरे हुए थे। मैं घूमना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। मैं रोड ट्रिप पर जाना चाहता हूँ। हर सनराइज़ और सनसेट देखना चाहता हूँ, कभी किसी पहाड़ की चोटी से और कभी पेड़ों के पीछे से। विवान की आवाज़ मेरे मन में गूंज रही थी। मेरी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे थे, जबकि मेरा हाथ स्टीयरिंग व्हील पर था। जितनी जल्दी मुझे गुस्सा आया था, उतनी ही जल्दी यह शांत हो गया था और रह गई थी गहरी उदासी। हाँ, आशा है विवान कि तुम यह सनसेट देख रहे होंगे और तुम्हें मेरी याद आएगी। जहाँ तुम मुझे छोड़ गए हो, मैं कार में ही शांति से फुसफुसाई। विवान, अध्याय 14, मेरी यादें। पिछले 3 महीने पूरे पागलपन में गुजरे थे। जब से मैंने इंडिया छोड़ा था, मैं काफ़ी कुछ देख चुका था। मैंने चीन से अपना सफ़र शुरू किया था।
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर चलते हुए मैंने अपने तलवों का जलना महसूस किया था और वहाँ खाया खाना तो इतना टेस्टी था कि इतने दिनों बाद भी मेरे मुंह को उसका टेस्ट याद था। जुत्साई वैली में पीकॉक लेक ने मुझे मीरा की स्कर्ट की याद दिला दी थी, जो उसने मुझसे पहली बार मिलते समय पहनी थी। उस याद पर मैं मुस्कुरा उठा था और पार्क के वाटरफॉल की ओर बढ़ गया। उसकी कड़कती आवाज़ ने जल्द ही मेरी यादों पर कब्जा कर लिया था। फिर मैं टोक्यो गया था। वहाँ के पार्क बहुत ही शानदार थे। वहाँ चिड़ियाघर और खूबसूरत झीलें थीं, जिनमें लोग पैडल बोट चला रहे थे। मैंने माउंट फिजी से सूरज निकलते हुए देखा। उस खूबसूरत दृश्य को देखकर मेरी तो सांस ही मानो अटक गई। अपने होटल से मैं योगी पर्वत पार्क तक चलकर गया और फिर वहाँ से हमारी क्यों गार्डन की तरफ निकल गया। वह बहुत बिजी शहर था और मुझे अब अगला स्टॉप किसी शांत जगह पर चाहिए था। इटली में मैंने माउंट वुशुवियस देखा और फिर पोम्पेई का तबाह हुआ शहर देखने गया। एक तबाह हुए प्राचीन शहर में खड़े होकर वुशुवियस को देखना अपने आप में ऐतिहासिक था। ज्वालामुखी फटने पर वहां स्वाहा हुए हजारों लोगों के बारे में सोचकर एक बार तो मेरी रीढ़ में ही सिहरन दौड़ गई। आइले ऑफ कैप्री टूर के लिए मैंने फेरी का चुनाव किया और जब शिप उस जगह का चक्कर लगा रहा था तो मैं खूबसूरती को देखकर जम गया। सागर के बीच आइसलैंड को उभरते देखना अपने आप में खूबसूरत था। मैंने आइसलैंड के ऊपरी दृश्य को देखने के लिए गोंडोला राइड की जगह शिप पर जाना चुना, क्योंकि मैं उस जगह की खूबसूरती को नीचे से नज़दीक से महसूस करना चाहता था। मैं अलास्का गया और वहाँ की ठंड को अपनी हड्डियों में उतरते हुए महसूस किया। मैंने उत्तर ध्रुवीय ज्योति ऑरोरा बोरेलिस को भी देखा। चमकदार बैंगनी रंग, भुलाए ना जा सकने वाले नीले और हरे रंग की उत्तरी रोशनियाँ जो हवा में डांस करती हुई बर्फीली सतह पर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं। उन दिनों मैंने वो जानवर और पक्षी भी देखे जिनके अस्तित्व की कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मूस अमेरिकी हिरण को देखकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस प्यारे भूरे लंबी टांगों वाले जानवर में कुछ तो खास बात थी, लेकिन उनका लंबा कद तो कल्पना से भी परे था। उनमें से एक ने जब सिर उठाकर मेरी तरफ देखा तो मैं बस मुस्कुरा ही सका। चबाने की प्रक्रिया में उसके मुंह से लार टपक रही थी। मैंने सावधानी से अपने कैमरे को फोकस किया। मैं इस अजीब खूबसूरती को उसमें समेट लेना चाहता था। मैं न्यूयॉर्क शहर इसलिए गया क्योंकि उसमें गेटवे ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। वह हमेशा व्यस्त रहने वाला शहर था जो पूरी रात जागता रहता था। जल्दी सुबह भी सड़कों पर गाड़ियों की कतार लगी रहती थी और दिन के समय भी लोग इधर से उधर भागने में ही लगे रहते थे। ऐसा लगता था कि जैसे वे एक दूसरे के साथ जीना ही भूल गए थे। वहाँ सब कुछ बहुत तड़क भड़क वाला था। शहर की जगमगाती रोशनियाँ जिनमें मुझे तारे भी नहीं दिखाई देते थे। वहाँ बस काला आसमान था। मैं जानता था कि इन नियॉन रोशनियों के पीछे कोई खूबसूरती नहीं थी। वहाँ से तुरंत फ्लाइट लेकर मैं गड़गड़ाते नियाग्रा फॉल के सामने पहुँच गया था। मैं प्रॉस्पेक्ट पॉइंट ऑब्जर्वेशन टावर पर गया। सूरज छिपने के समय मैं उसके ठंडे कंक्रीट पर बैठ गया और बेसब्री से गिरते पानी से निकलते इंद्रधनुष को देखने लगा। अगली सुबह मैं नीली पोंचो नियाग्रा तक जाने वाली छोटी बोट में बैठकर नियाग्रा को नीचे पास से देखने गया। मुझे महसूस हो रहा था कि कैसे शक्तिशाली इंजन पानी के बहाव के साथ संघर्ष कर फॉल के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। झरने का शोर कानों को सुन्न बना दे रहा था, लेकिन चेहरे पर पड़ते पानी की छींटों के साथ होने वाली खुशी को मैं छिपा नहीं पा रहा था। इंडिया के मानसून भी ऐसी ही तसल्ली देते हैं, लेकिन पानी का प्रवाह, उनसे निकलने वाले इंद्रधनुष और लोगों पर पड़ने वाली छींटों का कोई मुकाबला नहीं था। मैंने बहुत सारे जोड़ों का समुद्र यात्रा के दौरान एक दूसरे से लिपटकर किस करते देखा था। वे एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में जोर जोर से बात कर रहे थे। फिर मैं ग्रैंड कैन्यन गया। मैं देखना चाहता था कि क्या वो वाकई इतना खूबसूरत था जितना कि उम्मीद की जा सकती थी। सच में कोई फोटो उस नज़ारे के साथ न्याय नहीं कर सकता। धरती के अंदर ऐसी कंदराएं देखना आश्चर्य से परे था। मैंने नीचे की जगह पर घूमने के लिए खच्चर की सवारी की।
पथरीली राह पर उसके हर कदम के साथ बदन में एक सनसनी सी दौड़ जाती थी। वापस ऊपर आकर मैंने सनसेट देखा। मेरी सांस तो मानो वहीं रुक जाना चाहती थी। नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा किसी बच्चे को उसकी माँ की बनाई पेंटिंग मिल गई हो और उसने शरारत से उस पर रंगों की कुछ कलाकारी कर दी हो। अध्याय 15। एम्मा। पूर्वी तट पर वापस आकर मैंने कुछ दिन बॉस्टन में बिताने का फैसला किया। न्यूयॉर्क के अनुभव के बाद मैं निश्चित नहीं था कि मैं लोगों को इतनी भीड़ को बर्दाश्त कर पाऊंगा, लेकिन इस एरिया का समृद्ध इतिहास मुझे वापस यहाँ खींच लाया था। यह अमेरिका के पुराने शहरों में से एक था और मैं यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ और जानना चाहता था। बॉस्टन कॉमन शहर के बीच एक बड़े से पार्क जाने के लिए मैंने सबवे लेने का निर्णय लिया। सबवे का रास्ता बहुत उलझन भरा था, लेकिन मुझे कुछ मददगार कॉलेज के छात्रों का समूह मिल गया, जिन्होंने मुझे डिफरेंट कलर और लाइनों के बारे में काफ़ी कुछ समझा दिया। तो मैं सबवे से बाहर पार्क के नज़दीक ट्रेमोंट स्ट्रीट पर आकर खुश था। वहाँ लोगों की खासी भीड़ थी, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी कि न्यूयॉर्क में थी। दरअसल यहाँ के लोग मिलनसार थे। वहाँ घास पर लेटकर धूप का मज़ा लेते कॉलेज छात्र थे, तो फ्रिस्बी खेलते कुछ लोग भी। प्लेग्राउंड से निकलते हुए मैं एक बूढ़े आदमी को बच्चों के लिए बैलून कैरेक्टर बनाता देख रुक गया। जब उसने मेरे हाथ में एक ग्रीन डॉग थमाया तो वहाँ जमे बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। जब मैं जाने लगा तो एक छोटी लड़की का बैलून फट गया और वो रोने लगी। मैंने उसे अपना डॉग दिया, बदले में वह खुशी से मेरे गले लग गई। मैं हंसा, उसमें से सेब की महक आ रही थी। आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, छोटी बच्ची ने मासूमियत से कहा। हमारे साथ पूल में चलोगे? मैंने मदद के लिए उसके पिता को देखा। वैसे तो मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि वह क्या कह रही थी। उसके पिता मुस्कुराए। लगता है तुम्हें नया दोस्त मिल गया, उन्होंने कहा। यह एम्मा है। उन्होंने उसके घुंघराले भूरे बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। मेरा नाम मैक्स है। उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। विवान, मैंने कहा। एम्मा हंसने लगी। कितना फनी नाम है, उसने कहा, और आपकी बातें भी फनी हैं। एम्मा, उसके पिता ने धमकाया। कोई बात नहीं, मैंने कहा। मैं दूसरे देश से आया हूँ, बहुत बहुत दूर से। मैंने उस बच्ची को समझाया। आपकी बच्ची कहाँ है? उसने पूछा। एम्मा। मैं मुस्कुराया। मुझे उस मासूम बच्ची का साथ खूब भा रहा था। मेरी अभी तक कोई बच्ची नहीं है, पर सोचता हूँ कि जब भी होगी बिल्कुल तुम्हारे जैसी होगी। उसने अपने पिता का हाथ खींचना शुरू कर दिया। लगता है अब हमें पूल की तरफ चलना चाहिए, मैक्स ने माफ़ी मांगते हुए कहा। वैसे तुम भी हमारे साथ आ सकते हो, आज बहुत गर्मी है। मैं भी पूल में अपने पैर डुबोकर बैठने वाला हूँ। मैं खुशी से तैयार हो गया। लंबे समय तक अकेले घूमने के बाद यूं किसी का साथ दरअसल अच्छा लग रहा था। एम्मा ने मेरा हाथ भी पकड़ लिया और वो उछलते कूदते हुए हमारे साथ पूल की तरफ बढ़ने लगी। पूल दरअसल पत्थर का एक बड़ा सा एरिया था, जिसमें बीच में एक फव्वारा लगा था और कुछ इंच पानी वहाँ भरा हुआ था। बच्चे फव्वारे के नीचे मस्ती कर रहे थे। पूल की साइड में एम्मा ने जल्दी से अपने जूते उतारे और छपाक से पानी में छलांग लगा दी। मैक्स और मैंने भी वैसा ही किया। मेरे लिए किसी अजनबी के सामने अपने जूते जुराब उतारना ज़रा अजीब था, लेकिन मैक्स को इसमें ज़रा भी झिझक नहीं थी। उसने झटके से अपने स्नीकर्स उतारे और पूल के किनारे पानी में पैर डालकर बैठ गया। हम पानी में पैर डालकर बैठे हुए एम्मा को पूल में अपने बैलून डॉग के साथ खेलते हुए देख रहे थे। तुम यहीं रहते हो या घूमने आए हो? मैक्स ने पूछा। मैं घूमने आया हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं दुनिया देखना चाहता था, इसलिए इंडिया में अपनी जॉब छोड़कर टूर पर निकल लिया। वाह, उसने कहा। तो तुम कब तक ट्रैवलिंग करने वाले हो? पता नहीं, मैंने कहा। मैं कभी घर नहीं जाना चाहता, लेकिन जाना पड़ेगा। अगर घूमना मुफ्त में होता तो वे कभी मुझे दोबारा नहीं देख पाते। वे? मैक्स ने पूछा। इंडिया में मेरे दोस्त, मैंने कहा। तो तुम मैरिड नहीं हो? उसने कहा। नहीं, मैंने कहा। और तुम? नहीं,
एमा की माँ और मैं उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही अलग हो गए। हमें एहसास हुआ कि हम जीवन साथी की बजाय दोस्त ही भले थे। ओह, आई एम सॉरी, अचानक ही मेरे मुंह से निकला। नहीं नहीं, दरअसल यह हमारे लिए अच्छा है। यकीनन मैं एमा को उतना नहीं देख पाता जितना मैं चाहता हूँ, लेकिन जो भी समय हम साथ बिताते हैं वह अनमोल है। उसके साथ बिताए हर पल को मैं एंजॉय करता हूँ, तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। मैंने मीरा के बारे में सोचा। हाँ है तो, मैंने अपने पैरों को ठंडे पानी में खींचते हुए कहा। हालांकि वह एक दोस्त ही है। लेकिन उसने जोर दिया। मैंने कंधे उचकाए, लेकिन शायद दोस्त से ज़्यादा। मैंने माना। किसी के सामने ये मानकर मुझे अच्छा महसूस हुआ, भले ही वह पूरी तरह अजनबी था। तुम्हें क्या लगता है जब तुम लौट कर जाओगे तो वह तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी? मैंने आह भरते हुए इस बारे में सोचा। शायद, उम्मीद तो है। उसने आगे झुककर मेरा कंधा थपथपाया। तो मेरे दोस्त, तुम्हें वापस जाने में देर नहीं करनी चाहिए।